Yes, sir. Okay. So hi students, good evening again. So let's start our new chapter, new topic. So बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. तो चैप्टर नेम इज सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सेंटर ऑफ मास. सो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ मास ही हम ये चैप्टर कवर करेंगे. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ये आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साक्षी. बच्चों सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? कौन बताएगा व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सर मास का जो सेंटर होता है. बिल्कुल सही. देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मान लो मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ. देखो आपके सामने एक छोटी सी रोड है. ठीक है, एक जो छोटी सी रोड है ऐसे. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो, इसको आप एक ट्रांसलेटरी मोशन देना चाह रहे हो. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन अगर आपने इसको ऐसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन पे, तो क्या लगता है ये सीधी चल पाएगी क्या? बिल्कुल सीधी, या फिर घूम जाएगी, या फिर रोटेट कर जाएगी? क्या लगता है आपको? सर आई थिंक रोटेट कर जाएगी. ठीक है, और अगर मैं हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल सेंटर में अगर यहाँ पे अगर फोर्स लगाऊं तो अब क्या होगा? सर आपको तब नहीं भी लगता? तब ये सीधी चली जाएगी. रोटेट क्यों करेगी साक्षी? रोटेट क्यों करेगी? अब तो मैंने बिल्कुल सेंटर में लगाया ना भाई. देखो ना ऐसे, देखो यस अगर सर, मैं अब ऐसे, रोटेट नहीं देखो करेगी. इसको मैं ऐसे करूंगा, देखो ये घूम रही है, ये तो थोड़ा घूम गई. ठीक है, अगर मैं इसके बिल्कुल बीच में लगाऊं, बिल्कुल बीच में, देखो ये बिल्कुल सीधी चल रही, मतलब मैंने बीच में लगाया नहीं बिल्कुल ही. ठीक है, अगर मैं थोड़ा बीच में लगाऊंगा तो बिल्कुल सीधी चलेगी ये. ठीक है, एक्चुअली होता है देखो क्या बच्चों, तो एक ना एक छोटा सा एक पॉइंट होता है, एक छोटा सा बच्चों पॉइंट होता है जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं उस पूरी बॉडी का मास जो उस पॉइंट पे क्या है बच्चों, कंसंट्रेटेड है. क्या है बच्चों? कंसंट्रेटेड है. और प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में तो आप देख के बता सकते हो. जैसे आप सबको पता है ये जो रॉड है ना, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल इसके बीच में है, मतलब समझ रहे, बिल्कुल सिमेट्रिक जो सेंटर होता है वहां पे है. लेकिन बच्चों कई बार सिस्टम अगर मान लो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने एक नया एग्जाम्पल लिया, मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है एक रोड ऐसी है, एक रोड है, इसका सेंटर मास बताओ कहाँ पे है. तो मतलब आप देख के नहीं बता सकते इसमें, उसमें आप देख के नहीं बता सकते. ठीक है, तो इसलिए बच्चों हमें इसके बारे में एक प्रॉपर तरीके से हमें फॉर्मूला निकालना है, या फिर हमें पूरा सिस्टम का कैसे आपको एनालाइज करना है इसके बारे में हमें पता होना जरूरी है. ठीक है बच्चों, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम. बच्चों देखो डिस्क्रीट सिस्टम में देखो क्या होता है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. फर्स्ट क्या बच्चों? डिस्क्रीट सिस्टम. इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें हम क्या मानते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, जितने भी मासेस हैं, उनको हम क्या मानते हैं बच्चों? पॉइंट मासेस. पॉइंट मासेस. फॉर एग्जाम्पल मान लो देखो ये 3 किलो का है, आपको दिखा रहा है 3 kg, लेकिन इसको हम बिल्कुल पॉइंट मास मानते हैं. हम ये मानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है, इसका जो मास है एक पॉइंट पे पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है. एक होता है बच्चों कंटिन्यूस सिस्टम. मतलब क्या, इसमें बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दी बॉडी. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे ये हमारे एक नोटबुक है. ठीक है, अब ये नहीं बोल सकता ना कि इसका जो पूरा का पूरा मास है वो एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है, वो तो सेंटर ऑफ मास है, लेकिन इसको पॉइंट मास नहीं मान सकते. तो उसका जो पूरा मास है बच्चों पूरे इसके सरफेस पे, पूरी इसकी बॉडी पे क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, तो बच्चों दोनों ही सिस्टम का ना सेंटर मास निकालना दोनों में अलग अलग तरीका होता है. देखो बिल्कुल सिमिलर है बट आपको बताऊंगा, लेकिन तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, सिमिलर मतलब क्या है कि जो तरीका, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 2 into 2 अगर आप बोलोगे 4, ठीक है, तो 2 into 2 जब आप कैलकुलेट करो तो 4 आ जाएगा. लेकिन 187 into 3000 समथिंग, अब बच्चों है सिमिलर, भाई कैलकुलेशन कैसे करनी है बट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपको पता है वंस वगैरह सब कुछ, मतलब आप जब करोगे तो पावर वगैरह इंक्रीज करती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ओके,
तो सेंटर ऑफ मास बच्चों ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, मतलब क्या है बच्चों, हमने एक छोटा सा सिस्टम ले रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मासेस हैं, लेकिन ये बच्चे सारे क्या है, सो आई एम राइटिंग हियर, सो m1 m2 एंड सो ऑन आर पॉइंट मासेस। क्या है बच्चों, पॉइंट मास। ठीक, अब देखो बच्चों, मान लो बच्चों ध्यान रखना, सेंट्रो मास क्या है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, सेंट्रो मास इट्स अ रिलेटिव टर्म। मतलब क्या है कि बच्चों हमें ना कौन को रेफरेंस चाहिए, हमें बच्चों एक रेफरेंस चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हम बता पाए कि सेंट्रो मास इस रेफरेंस से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? Yes, sir. ठीक है, बीच में कोई आवाज आई थी, ठीक है, ओके। नाउ बच्चों अब देखो, मान लो कि एक हमने क्या किया, एक्स वाई जेड हमने एक्सेस ले लिया, हमने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है। तो वहां हमारा जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में जो मास m1 है उसकी लोकेशन कितनी है, r1 वेक्टर पे, ठीक है, m2 r2 पे, m3 r3 पे। मान लो बस हमारा सेंट्रो मास है उसका हमने rco लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों सेंट्रो मास can be calculated by this formula, m1 into r1 vector plus m2 into r2 vector and so on divided by mass m1 plus m2 plus so on। ये बच्चों हमारा है फॉर्मूला सेंट्रो मास निकालने का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना सेंट्रो मास खैर तो हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझा दूंगा मैं। कहने का मतलब क्या बच्चों, जितनी भी आपने लोकेशन ली है, जितनी मासेस का आपने लोकेशन लिया, उसी के रिस्पेक्ट पे हम बच्चों सेंट्रो मास की लोकेशन बता पाएंगे। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। सो आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो बच्चों, जितने मासेस है, m1 है, m2 है, mn है, जितने भी मासेस है, m3 मान लो, चलो हम 3 मासेस लिए। अब इन सब की लोकेशन बच्चों हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रखी है। तो बच्चों जो सेंट्रो मास की जो लोकेशन आएगी ना, वो बच्चों ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आएगी फिर वो, ठीक है, ओके। चलिए अब बच्चों मान लो अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें इन सब का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो जैसे हमने हमने देखो क्या किया, ये हमने अभी पोजीशन वेक्टर निकाला है सेंट्रो मास का। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बच्चों सिमिलरली आप क्या करोगे, y सेंट्रो मास एंड बच्चों z सेंट्रो मास। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ पे, यहाँ तक? सबको बच्चों क्लियर हुआ क्या? सर y सेंटर ऑफ मास और z सर ये सब क्यों निकाल रहे हैं सर? r निकालते हैं। देखो नहीं देखो, एक मिनट, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो बच्चों, जो अपना ये r सेंट्रो मास है ना बच्चों, इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक x होगा, एक y होगा और एक z होगा ना। इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे नहीं होंगे? यहाँ पे देखो हमने क्या किया, x प्लस z में निकाला ना, ये 3 कोऑर्डिनेट है बच्चों इसके। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो आप। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? को डाउट है क्या इसमें? नो सर, क्लियर है। हाँ तो बच्चों देखो कई बार क्या होता है ना कि ये तो खैर हमने, चलो ठीक है, हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया सेंट्रो मास का। अब बहुत बार आपको मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा, वहां पे ना ये आपको इतना, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, इसका आपको इतना यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कई बार आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको वेक्टर नोट तरीके से देखे तो आप यूज भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, कई बार ना क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको चलो क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, वहां पे ना आपको जैसे मान लो कि 2 मासेस है, दोनों मासेस बच्चों एक्स एक्सिस पे रखे हैं। अब सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो मान लो एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे ऐसे, ये m1 है और ये m2। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। अगर बच्चों हम 2 पॉइंट मासेस की बात करें ना, तो बच्चों हम अगर 2 पॉइंट मासेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखो, सो लाइन ज्वाइनिंग देम, अब बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो आपको इसी लाइन पे मिलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं पॉइंट मासेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप कंटिन्यूस क्या बोलते हैं सिस्टम की बात करोगे, तो उनके जो सेंटर ऑफ मास है, उन दोनों जो सेंटर ऑफ मास है, उन दोनों को जो लाइन जोड़ रही है, उसी पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये बात किस किस को समझ आई?
यस सर। ठीक है, ओके। तो बच्चों हम देखिए क्या, अब देखो मान लो अगर हमारा ये एग्जाम, एक काम करता हूँ मैं आपको शो करता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल कि अपना जो है ये, चलो ऐसे हमने ले लिया, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज बताओ, सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा क्या, आपको एक्स एक्सिस पे मिलेगा? नो सर। अब देखो दोनों मासेस कहाँ रखे हैं बच्चों, हमने एक्स एक्सिस पे रखे हैं, तो बच्चों इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है ना वो आपको एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। वाई कोऑर्डिनेट यस और सर। जेड कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको सिमिलरली निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चले। यस अब देखो सर। बच्चों, मान लो अगर हमने, देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, टू मास सिस्टम पे बहुत, कई बार बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, मान लो हमने दो मास ले ली, ठीक है। अब बच्चों देखो, हम सीधे सीधे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अपना सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर जो दोनों मासेस हैं, अगर ये दोनों मास अगर इक्वल हो जाए तो ये m है और ये भी m है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको नहीं लगता है जो सेंटर मास है बिल्कुल इसके जो सेंटर है, इस ये जो लाइन का जो मिड पॉइंट है वहां पे लाई करेगा, है कि नहीं? लेकिन बच्चों अगर मान लो एक मास अगर बड़ा हो जाए, एक मास m है और दूसरा मास मान लो m/2 है, एक मिनट मैं इसको, एक मास बच्चों m है, दूसरा क्या है m/2 है, तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तो सेंटर मास की लोकेशन होगी किसके पास में होगी, बड़े वाले के पास में या छोटे वाले के पास में? सर एम के पास में। यस बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो, सेंटर मास अब इधर शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर मास का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, सॉरी कहने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे पूरा का पूरा जो मास क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अब देखो ये भारी है, अब भारी है तो भारी तरफ उसको पास में आना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा कुछ, समझ रहे हो? तो बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है उसके ज्यादा करीब होता है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, समझ आ सर गया। क्यों होता है सर, वो वाली चीज एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या कह रहे हो? सर इसके भारी वाले मास के पास क्यों होता है सर, वो वाली चीज एक बार रिपीट कर दीजिए। आप देखो बच्चों इसमें ना एक, अगर मालूम आपसे एक छोटा एग्जाम्पल है, देखो मान लो यहाँ पे अगर एक आप ऐसे लगा दोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट होता है टॉर्क, याद है टॉर्क का? मेरी बात समझ आ रही है सर क्या? हाँ जी। सर ये जो आपने बोला जो बड़ा वाला सर्कल है इसके इससे तो दूर है सेंटर ऑफ मास, और जो छोटा वाला सर्कल है उसके पास में है वो सेंटर ऑफ मास। इसके पास में कैसे हो बेटा, आप बताओ कहाँ होना चाहिए? सर जिसका बड़े, मास ज्यादा होगा उसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा, और जिसका मतलब छोटा होगा मास उसका सेंटर ऑफ मास कम होगा। बच्चे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे बच्चों, सेंटर ऑफ मास है ना पूरे सिस्टम का होता है। अब देखो अगर आप सिर्फ अगर मास m की बात करो ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी के अंदर है, समझ रहे हो? जो भी अगर मान लो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है तो इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बच्चों इन दोनों का अगर आप सिस्टम मान रहे हो, अगर आप इन दोनों को सिस्टम मानोगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे आप, इस फॉर्मूले से। चलो इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है। सो लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ध्यान क्या रखना बच्चों, एक तो ना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि आपको सेंटर मास किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इन्होंने जो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्होंने पहले से दे दी है। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है? यस सर। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस मान लो, ठीक है? अब देखो बच्चों, मान लो कि जो सेंटर मास है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो हमारा सेंटर मास यहाँ पे है, मान लो एक्स दूरी पे। अब किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि हमारा जो सेंटर मास है वो एक्स एक्सिस पे आएगा? इसके बारे में किसी को डाउट तो नहीं है ना कि एक्स एक्सिस पे क्यों आएगा? क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि पॉइंट मास है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज बताओ, अगर हमें एक्स निकालना है, एक्स माना सेंटर मास निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था अपना? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस प्लस m2। ठीक है? अब बच्चों देखो, कोऑर्डिनेट एक्स आपने पहले उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या लिखोगे फिर यहाँ पे? क्या आएगा बताओ? m1 इंटू क्या आएगा? बोल बच्चों, क्या आएगा? m1 इंटू क्या आएगा? सर एक्स। सर 0। 0 क्यों? सर मास 1 का x लिखना है ना सर, तो 0। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे साक्षी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। बच्चों देखो, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने फॉर्मूला रट लिया, सब कुछ कर लिया, बट समझ नहीं आया कि कर क्या रहे हैं। मतलब समझ रहे हो बच्चों? ध्यान रखो, जिसके रिस्पेक्ट में आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो ना, उसके रिस्पेक्ट में आपको सारे मासेस की लोकेशन देखनी है। भाई देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एक्स वाई एक्सिस दे रखे इन्होंने, ये अपना ओरिजिन है, तो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही क्या निकालना है? सेंटर मास निकालना है। मतलब इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि ये सेंटर मास हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं? किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखो बच्चों, ठीक है, तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो ना। बस एक चीज बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो, यहाँ पे R1 है, ये जो दूरी है R1 किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। R2 दूरी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और सेंटर मास की जो RCM जो दूरी है, वो बच्चों किसके रिस्पेक्ट में है? वो बच्चों ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम सेंटर मास निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो बच्चों m1 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि बच्चों जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बच्चों m1 की दूरी क्या है? 0 है, समझ में? यस सर। प्लस m2 इंटू क्या आएगा? सर D। सर डी। डी। बस, तो आ गया अपना आंसर, ये 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू डी। बस, ये बात किस किस को समझ आई? सर जैसे एक स्मॉल मास है और एक लार्ज मास है, तो दोनों के बीच जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर में नहीं होगा। नहीं, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? सर जैसे आपने यहाँ पे रॉन्ग लगाया है कि सेंटर ऑफ मास आपने यहाँ पे मानना है M1 के पास, तो सर सेंटर ऑफ नहीं मास नहीं नहीं, सेंटर में पास नहीं नहीं, होगा। मैं तो रैंडम माना हूँ, वो रैंडम मानना है मैंने ऐसी, कि मान लो कि एक्स दूरी पे XCM हमारा, वो तो वैसे ही रैंडम माना मैंने। देखो बेटा, मैटर तो यही करता ना आपका आंसर क्या है, मैटर तो ये करता है। अपने वहां तो मैं कुछ भी रैंडम ले सकता हूँ, वो तो ऐसे दिखाने के लिए है, समझ रहे हो? अब देखो बच्चों, मान लो कि अपना जो, अगर मान लो कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर मान लो ऐसे होती, मान लो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी ऐसे होती, ठीक है, मान लो ये एक्स है और ये अपनी वाई है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसके रिस्पेक्ट में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या था? सेंटर ऑफ मास इट विल बी इक्वल टू, अब बताओ क्या आएगा बच्चों? m1 इंटू क्या आएगा? सर डी। m1 आएगा इंटू माइनस डी प्लस माइनस डी कैसे आया? m2। बेटा आप बताओ ना कैसे आया भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप बेसिक क्यों भूल रहे हो भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस में
ओरिजिन के राइट साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड एक्स की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अच्छा ओके सर। बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर विल बी माइनस ऑफ m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू डी। ये आ गया अपना सेंटर ऑफ मास। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, जब आपने इसके रिस्पेक्ट में लिया था, तो देखो सेंटर मास कहाँ पे आया? देखो m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखो इससे दूर आया था क्योंकि m2 तो बड़ा है ना, m2 बड़ा है तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो जाएगा फाइनली, समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा इससे दूर आएगा, ये छोटे वाले से दूर होता है। आगे चले। यस सर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या, जैसे हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या निकाला, हमने सेंटर मास निकाल लिया। ठीक है, तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या थी? तो इक्वेशन वाज, सेंटर मास की इक्वेशन क्या हुई थी? दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। बच्चों अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी क्या जाएगी बच्चों? सेंटर मास की हमारी क्या जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। ये बात किस किस को समझ आई? अब देखो ये क्या, नीचे वाला तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला बच्चों मास कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? m1 इंटू डी r1 बाय dt प्लस m2 डी r2 डिवाइड बाय dt प्लस में m1 plus m2. So therefore, let me write here. Therefore, velocity of center of mass, it will be given by m1 v1 vector plus m2 v2 vector and so on. मुझे बात किस किस को समझ आई? सिमिलरली बच्चों हमने क्या किया, हमने सेंटर मास की वेलोसिटी भी निकाली। अब जितने भी मासेस है, अगर हमें उन सबकी वेलोसिटी पता ना बच्चों, तो हम हमारे सेंटर मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। यस सर, आ गई। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन ऑल्सो। ठीक है बच्चों, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या जाएगा? सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी गिवन बाय m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो बच्चों बात किस किस को समझ आई? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। पक्का क्लियर है? यस सर। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या, तो क्वेश्चन इज लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। कैसे करेंगे बताओ? तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। बिल्कुल सही। देखो बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको ना भी समझ आया ना बच्चों, कई बार देखो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, देखो मैं तो जिस स्पीड से कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। बट बहुत बार बच्चे ऐसे फील करते होंगे कि सर आपने तो सोल्व कर दिया बट हमसे तो नहीं हो रहा। बहुत बच्चे ऐसे फील करते होंगे। तो आप सबको मैंने ट्रिक बता रखी है, जब भी आपको ना समझ आए ना कि करना क्या है,
तो बच्चों तो मेन चीज वो लिख लो। और यहाँ पे क्या हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। कुछ बच्चों को ट्रस्ट में, देखो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ट्रस्ट में मैं भी आपकी जगह ऐसे था, मुझे चीजें समझ ही नहीं आती थी कई बार। देखो मुझे फिजिक्स से बड़ा प्यार था मुझे, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैं फील कर सकता था सच में। मुझे क्या कह रहे हो कि भाई इसका सेंटर मास निकालो, मुझे साफ साफ पता है कि इनका इस सब का सेंटर मास बीच में आएगा, फॉर्मूला मुझे आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं क्या करता था, मुझे मेरे से ना फाइनल आंसर नहीं आता था, और मैं क्या करता था, मैं सॉल्यूशन देख लेता था। बहुत बार ऐसा किया मैंने, बहुत बार ऐसा किया था। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में एक ट्रिक्स, एक एक्सपीरियंस टीचर थे, उन्होंने ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको ना आए ना, ठीक है कोई बात नहीं, आप मान लो कि मुझे नहीं आता, लेकिन जो भी मेरे सामने लिखा हुआ है ना, जो भी मेन इंपोर्टेंट डेटा है, क्या मैं वो तो लिख सकता हूँ ना? लिख सकते हो ना वो चीजें आप? ठीक है यस भाई, सर। मान लो आपको यस नहीं आता, सर। ठीक है आपको नहीं आता, लेकिन मैं ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ सर ने बोला था कि इंपोर्टेंट चीज लिखो, मैं ये तो लिख सकता हूँ ना कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ये तो लिख सकता हूँ मैं। चलो फिर ये तो लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा ये लिख लिया, तो वैसे m1 क्या है? अब आप देखो, अब यहाँ फिर कंफ्यूजन, भाई इसमें m1 कौन सा है? बेटा कोई भी मान लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं m1 इसको मान लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बस तो किसी को भी मान लो m1, कुछ जरूरी नहीं है, वहां पे लिखा नहीं है इन्होंने। ठीक है, अगर m1 ही है बच्चों, अच्छा m1 की वैल्यू कितनी है? ये m1 है, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो फिर 2m हो जाएगी, लिखो 2m। और यस x1 की, सर। अब देखो, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उन्होंने, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसकी दूरी कितनी है यहाँ से? ये तो a है, लिखो फिर a प्लस m2, क्या माना? m2 मैंने ये माना। इसका मास कितना है? ये तो m है। इसकी दूरी कितनी है सेंटर मास से? इसके एक्स कोऑर्डिनेट। अब बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये तो टेढ़ा सा जा रहा है, ये तो सीधे सीधे, ये तो इधर टेढ़ा जा रहा है, इसको कैसे निकालेंगे? बच्चों सोचो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना अपने को, तो आप बस एक्स के बारे में सोचो, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये तो, अच्छा ये तो a/2 है सर, ए बाय लिखो टू। फिर a/2 है। A/2। प्लस में m3 क्या है? m3 तो 0। मास m है, नहीं एम। m3 मास m है ना, यस सर, m इंटू और 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ठीक है लिखो। नीचे फिर नीचे क्या आएगा? 2m, तो m ये 4m हो गया। बस ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, m से m कॉमन ले लो आप, अंदर क्या बचेगा? देखो अंदर बचेगा ये आ जाएगा अपना, ऊपर आएगा 5a/2 डिवाइड बाई 4, फाइनली आ जाएगा 5a/8। अब आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, मुझे जो आता था ना वो मैं लिखता गया, बस होता गया। और यस मैं सर, ये अभी भी इजी आपसे, है। अभी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं, आपको आ जाएगा, आप फिर भी मिस्टेक करोगे, लेकिन बच्चों ट्रस्ट में, अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेके करो ना, बहुत आराम से हो जाएगा। तो फंडामेंटली यही है कि जो मेन डेटा लिखा है उसको लिखो, और जो फॉर्मूला आपको आता है वो लिखो, बस लिखो। ठीक है, और आपको लास्ट टाइम मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, आई थिंक आपको मैंने ट्रिक बताई नहीं लास्ट टाइम। बच्चों आपके देखो, नीट में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? देखो नीट में टोटल क्वेश्चन होते कितने हैं? 180, 180 क्वेश्चन होते हैं ना, यस सर, 45 180। यस सर। ये सब्जेक्ट। और बच्चों इसका टाइम कितना होता है? इसका टाइम होता है 180 मिनट ही, क्योंकि 3 घंटे होते हैं ना। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो, आपको ना किसी भी क्वेश्चन में, सो यू कैन गिव 1 मिनट मैक्सिमम टू ईच क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ध्यान रख, क्या रखना, कभी भी बच्चों आपके जो मेन एग्जाम होते हैं, मेन एग्जाम में, हर एग्जाम में बच्चों कभी भी एक क्वेश्चन में प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। तरीका क्या होता है क्वेश्चन करने में, आपको बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, आपने देखा, और पता है क्या, कौन से क्वेश्चन आपके टाइम वेस्ट करवाते हैं? वो क्वेश्चन टाइम वेस्ट कराते हैं जिसमें आपने 1 मिनट लगा दिया है, और आपको, आपने उसका आधा आपने सॉल्व भी कर लिया, वो आपने आधा सॉल्व भी कर लिया, और आपको अब पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, और इसमें अभी 2 मिनट और लगेंगे। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है, ये क्वेश्चन आपको आता है, 2 मिनट और लगेंगे क्वेश्चन में, लेकिन आप क्वेश्चन कर दोगे। ये किस किस ने फील किया ऐसा? यस सर। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता ही होता है। आपको पता है ये क्वेश्चन आपको आता है, आप कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें 2 मिनट और लगेंगे बच्चों। वो जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपके होते हैं क्वेश्चन टाइम वेस्ट करवाने के लिए।
तो बच्चों ध्यान क्या रखना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, आपने उसमें 1 मिनट का आपको मैक्सिमम टाइम देना है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई 1 मिनट होते अरे इसको बंद कर दो, पता चला अगले 5-10 सेकंड में इसका आंसर आने वाला था, आपने बीच में बंद कर दिया। नहीं, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, 5-10 मिनट 5-10 सेकंड ऊपर नीचे चलते हैं, समझ रहे हो। आपने देखा जिन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन टाइम खाएगा, उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चों जब जो होता है ना, जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इजी क्वेश्चन लास्ट में देते हैं। तो जब भी बच्चों आप करो, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन छोड़ दो, एक बार, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार तरीके से शांति से पूरे क्वेश्चन पेपर से बच्चों एक बार गो थ्रू हो जाना, पूरे क्वेश्चन पेपर से। आप सबने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, कभी आपने ऐसा फील किया है क्या कि टाइम खत्म हो गया और आपने कुछ क्वेश्चन तो आपने देखे ही नहीं कि आए कैसे थे? यस सर। यस किसके साथ Yes, ऐसा हुआ है? यस सर, यही होता है। काफी बच्चों के साथ हुआ होगा। तो बच्चों सोच के देखो, अगर पीछे अगर मान लो 5 क्वेश्चन ऐसे थे, मान लो आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, और बच्चों उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सीधा सीधा विद इन 5 to 10 सेकंड में आंसर दे सकते थे, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना था, तो आप क्या करते? हो जाता। लेकिन उस क्वेश्चन ने आपके टाइम वेस्ट करवा दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, चलिए अब बच्चों YCM कैसे निकालेंगे? बस वही तरीका है, क्या M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो बच्चों M1 क्या था अपना, ट्वाइस ऑफ M, इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है 0, प्लस M2 कितना है M, इसका Y कोऑर्डिनेट क्या है √3/2 इंटू ए, और वो भी क्या है M3 का Y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, डिवाइड बाय 4M। तो फाइनल क्या जाएगा, ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 8A। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर इज ए। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, लेकिन इससे पहले Yes, जो हमने sir. क्वेश्चन करा था उसमें तो हमने वाई नहीं निकाला था। वो बच्चा इसलिए निकाला था ना, देखो अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला ना, ये आपको मैंने इसमें आपको समझाया था मैंने, भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो मासेज हैं, दोनों एक्स एक्सिस पे रखे हैं। तो वो तो अगर दो मासेज अगर वो बच्चा एक्स एक्सिस पे रखे ना, तो उनका तो क्या आएगा, उनका सेंटर मास उनके बीच में ही आएगा, एक्स एक्सिस पे ही आएगा, ओके सर। समझ लो। लेकिन यहाँ देखो क्या है, अब देखो अगर मान लो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, मान लो ऐसे, एक मिनट, मान लो ये होता ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, तब सेंटर मास यहीं क्या होता, बीच में यहीं क्या होता। लेकिन ये आ गया बीच में, ये तो आ गया, बोला ऐसे कैसे नहीं हूं मैं तो हूँ, आ गया। अब क्या होगा, अगर आ जाएगा तो देखो ये सेंटर मास थोड़ा इधर शिफ्ट नहीं हो जाएगा फिर इसके आने से? यस सर। ठीक है ना, आई मेरी बात समझ में सबको? अच्छा, यस सर। बहुत बार है ना, बहुत बार आप ऐसी मिलेंगी चीजें, आप सीधा सीधा देख के आंसर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले, चलिए बच्चों, नाउ हम बात करते हैं कंटिन्यूस बॉडीज की। यहाँ तक किसी को कोड आउट, कोई अब क्वेश्चन यहाँ तक मास बच्चों? कोई भी ले सकते हैं ना मास मतलब? सर, मतलब x1 x2 और x3 कोई भी हाँ, ले सकते हैं ना, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हो, अनटिल अनलेस अगर आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन ना हो तो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सर। टॉपिक सेंट। हाँ जी, हाँ जी, ओके बोलो। सर। सर जैसे हमसे पूछा गया, जैसे स्मॉलर मास में से और लार्जर मास में से सेंटर ऑफ मास किसके बीच में, मतलब ज्यादा पास में किसके ज्यादा है, तो फिर हम क्या हाँ आंसर करेंगे? बेटा, आप बताओ। सर आपने स्मॉलर मास के पास मतलब हम सेंटर ऑफ मास रखेंगे, ये करेंगे ना? बेटा रखेंगे मतलब क्या है, सेंटर मास निकालना अपने को। अब अच्छा आप बताओ, ये M1 M2 है, M2 आपको दिख रहा है साफ साफ कि M2 बड़ा है, क्या लगता है सेंटर मास M2 के ज्यादा पास में होगा या M1 के ज्यादा पास होगा? क्या लगता है, तो सेंटर मास अपना जो आएगा वो M2 के ज्यादा पास निकलेगा या M1 के ज्यादा पास निकलेगा? सर किसके पास में निकलेगा? मतलब सर M1। है, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज बताओ, ये मान लो यहाँ पे तराजू है, ये तराजू है, ठीक है। अब जब तराजू इसको ऐसे रखोगे तो ये नीचे नहीं जाएगा क्या? ये सर जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, अब अब भी जाएगा, हो सकता है। ये सर अगर अब आप तो इसको और और जाएगा।
अरे बेटा और क्यों जाएगा, कम जाएगा ना अब। अरे बच्चों इतने कंफ्यूज कहाँ पे हो गए। ये देखो सबको दिख रहा है, देखो ये पास में है ना, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल बीच बीच में है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगर रख दूं, मैं ऐसे अगर यहाँ पे मैंने रख दिया तो देखो ये नीचे झुक गया ना, इधर झुक गया थोड़ा, ये यस Yes, सर। sir. झुक गया। अब देखो अगर मैं, अब देखो ये मैंने अपनी उंगली जो है इसके पास, अब देखो ये ऊपर उठ गया है, मैंने इधर शिफ्ट कर ली थोड़ा सा। बच्चों सोच के देखो ना, अभी जो बाहरी चीज है यस उससे सर। यस ज्यादा, सर। भाई उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ना सेंटर मास में, समझ रहे हो। चलो बस आगे चलते हैं, देखो टाइम हो जाएगा। नाउ कंटिन्यूस बॉडी, बच्चों सेम वही है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया बच्चों, हमने बहुत सारे एक कंटिन्यूस मास ले लिया हमने, और उसके अंदर हमने हमने छोटे छोटे मास मान लिए, बिल्कुल छोटे छोटे मास। ठीक है, चलो इसका सेंटर मास निकालते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मास है। ठीक है, सो आर सी एम इट विल बी इक्वल टू डी एम वन आर वन प्लस डी एम टू आर टू एंड सो ऑन डिवाइड बाय डी एम वन प्लस डी एम टू एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। सो हम इसको हम लिख सकते हैं ना, दैट इट विल बी इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ डी एम आई आर आई, आई की वैल्यू फ्रॉम आई वन टू, मान लो एन है हमारे पास टोटल, डिवाइड बाय समेशन ऑफ डी एम आई, आई की वैल्यू वन टू एन। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, सर ये सबको तो समझ वही आएगी ना। वाला फॉर्मूला है। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। हमने क्या किया, एक कंटिन्यूस मास है उसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट मास मान ली, पॉइंट मास छोटे छोटे। ठीक, मान लो बच्चों तो एन नंबर है। अब देखो कंटिन्यूस मास है तो उसके अंदर तो बहुत सारे मास होंगे। अगर इसको हम ये मान लें कि ये इनफाइनाइट है, बहुत सारे छोटे छोटे मास है, इनफाइनाइट नंबर है, तो बच्चों समेशन को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। समझ आया बच्चों, समेशन को हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना फिर कन्वर्ट। तो हमारा Yes, sir. हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये बात किस किस को समझ आई। और सर हम इसमें लिमिट्स नहीं लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे ना, आपको बताऊं कैसे लगाएंगे। ये बात किस सर किस को समझ आई बच्चों, आगे समझे। सिमिलरली आप देखो, अगर मान लो आपको निकालना है, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, ये अपना आर वेक्टर, ठीक है, अगर आपको मान लो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कैसे आ जाएगा, देखो अगर आपको निकालना है एक्स, सॉरी एक्स सेंटर मास, ये क्या हो जाएगा, तो डीएम इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बस आप फिर वाई भी निकाल सकते हो ऐसे ही, सिमिलरली आप जेड भी निकाल सकते हो। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, यहाँ तक बच्चों क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। सर चलिए मतलब हम पूरे को कंसीडर करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस, और अगर पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो डिस्क्रीट ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। देखो अभी इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा, सो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल। ठीक है, पीछे करना, पिछले हाँ जी हाँ जी, सर इसमें हम मतलब क्या नहीं, इसमें भी सेम वही कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, हाँ बेटा बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलिए देखो बच्चों, अब देखो हमें क्या करना, हमें एक रॉड दे रखी है, उसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और उसका मास कितना है, कैपिटल एम, एंड वी नीड टू लोकेट द सेंटर मास। अब देखो उन्होंने एक्सिस दे रखी है, तो हमें क्या करना बच्चों, हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना, सेंटर मास निकालना ओरिजिन के रिस्पेक्ट। ठीक है, हो गए। तो बच्चों अब देखो मुझे एक चीज बताओ, तो अपनी जो रॉड है, ठीक है, तो इट इज अलाइंड, या फिर वी कैन से इट इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो क्या लगता है इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या, होगा क्या कोई।
नो सर। ये बात किस किस को समझ आएगी? बिकॉज बच्चों अपनी जो रॉड है वो एक्स एक्सिस के अलाइंड है, समझ, तो अपना सेंटर मास एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम फाइंड करते हैं। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ रॉड क्या करना है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन हाँ मुझे फॉर्मूला लिखना आता है, फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिख, फिर लिख दिया मैंने, फिर ये फॉर्मूला है। ओके, अच्छा ये फॉर्मूला है, तो बेटा यहाँ पे डीएम की वैल्यू निकाल दे। फिर डीएम क्या होता है सर? डीएम तो मतलब छोटा मास होता है, कोई छोटा मास है तो एक काम कर, इसमें एक छोटा सा कोई चीज मान ले, छोटी सी, देखो लेंथ एल है क्या टोटल, एक काम कर छोटी सी लेंथ को डीएक्स मान ले। ये बात सबको समझ आ रही है ना? यस सर। तो भाई डीएम आ गया। डीएम का मतलब क्या हो गया सर? अरे बेटा जो तूने माना है ना छोटा सा डीएक्स, इसका मास हो गया ना डीएम। ये कैसे निकालेंगे? अच्छा बेटा एक चीज बता, जब टोटल लेंथ का मास अगर कैपिटल एम है, तो अगर यूनिटरी होता तो कितना होता? तो एम बाई एल होता है। अच्छा डीएक्स लेंथ होती तो उसका मास कितना होता सर? वो फिर एम बाई एल इंटू हम डीएक्स कर देते, ये छोटा मास आ गया। अच्छा ये बता, जो तूने डीएक्स माना है वो कितना दूर माना है ओरिजिन से? सर वो तो मैंने माना ही नहीं। तो बेटा मान लेना, अब ये कितने दूर मान लिया सर? मान लो सर ये एक्स दूरी पे है। सबको बातें समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? सबको बातें समझ आ रही हैं? यस सर। ठीक है, अब देखो सर, मान लिया, अब एक काम कर सारी वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे। सो डीएम की वैल्यू कितनी है सर? एम बाई कैपिटल एल इंटू में डीएक्स, और इंटू एक्स है, डिवाइड बाय एम बाई कैपिटल एल इंटू में डीएक्स। अच्छा बेटा एक चीज बता, जो तूने डीएक्स माना है इसकी लिमिट क्या होंगी भाई? लिमिट कहाँ से कहाँ होंगी बताओ? सर 0 से m। बेटा 0 से m क्यों होगी? 0 से होगी l। भाई आपने कितनी दूर है, देखो ये जो dx है, ये जो डीएम मास है, डीएम मास इंटू क्या है? x होना चाहिए ना, x। अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? आपने क्या किया, आपने बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल आपने यहां मान लिया, बिल्कुल यहां मान लिया, तो लिमिट क्या होगी अपनी भाई? इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है? 0। एक आपने छोटा सा पार्टिकल dx लेंथ का आपने यहाँ मान लिया, उसकी दूरी कितनी होगी? l। तो अपनी लिमिट क्या होगी बच्चों? 0 to l होगी ना? 0 से L। बिल्कुल सही, यस नीचे सर। भी 0 to l। सर एम बाई एल तो, सर एम बाई एल तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाले। हाँ बाहर निकाल लो, एम बाई एल अंदर, ये आ गया बाहर, 0 to l। तो फिर तो नीचे से निकाल लेते हैं, नीचे से निकाल लो, बस ये क्या आ गया dx फ्रॉम 0 to l। तो ये तो कट हो जाएगा, तो काट दो ना फिर। हाँ एक काट देते हैं इसको, काट दिया हमने। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा सर? ये होता है, मुझे याद आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। लिमिट पुट कर दो फिर 0 to l। और नीचे वाला क्या आ जाएगा सर? नीचे वाला तो डीएक्स है ना, उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है बस, तो 0 to l पुट कर दो इसमें फिर। ये क्या है सर? ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा सर एल बाय 2। ओके, एल बाय 2। सर नीचे तो मुझे लगता है कि सर नीचे ना कुछ और भी आएगा। क्या आएगा नीचे बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? मैंने एक मिस्टेक की है बच्चों, डिनोमिनेटर में तो सिर्फ एल आएगा ना। आंसर क्या करना है? एल बाय 2। आंसर इज एल बाय 2। ये बात किस किस को समझ आई? सर ये हमने Yes, m by l क्यों लिखा? क्या कह रहे हो? सर m by l क्यों लिखा? हमने क्यों लिखा है बेटा? अपने कॉन्सेप्ट हमने याद है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डेंसिटी, याद है? भूल गए बच्चों? अगर टोटल, देखो हमें क्या करना है, हमें डीएम निकालना है। डीएम का मतलब क्या है? एक छोटे से पार्टिकल का मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर टोटल लेंथ अगर मान लो एल है, उसका मास अगर टोटल कैपिटल एम है, तो छोटी सी लेंथ अगर मान लो एक्स हो जाएगी, तो उसका मास क्या हो जाएगा? एम डिवाइड बाय एल इंटू एक्स। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है ना, आया सबको समझ में? yes, चल आगे आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब बताओ, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या है यहाँ पे। इस बार जो है ना बच्चों, इस बार
लीनियर मास डेंसिटी क्या है बच्चों? वेरिएबल है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, हमें इन्होंने म्यू दे रखा है। म्यू क्या बच्चों? लीनियर मास डेंसिटी, वो है L नॉट इंटू एक्स डिवाइड बाय एल, ठीक है, केजी पर मीटर। इन्होंने ये दे रखी है बच्चों। मतलब क्या है इसका? देखो मतलब क्या है, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों? ये एक्स के साथ वेरी कर रही है। ये बात किस किस को समझ आई? कहने का मतलब क्या है, ये जो रोड है ना, यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा भारी है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। ये बात किस किस को समझ आई? सर ये म्यू है। यस, म्यू। म्यू को बोलते बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। देखो पिछली बार क्या था, अपनी जो रोड थी बिल्कुल यूनिफॉर्म थी, ठीक है, हमें हमें तो पहले से पता था कि उसका जो सेंटर मास उसके सेंटर में आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, लीनियर मास डेंसिटी क्या, इट्स वेरिएबल। मतलब क्या, आप जैसे जैसे ओरिजिन से दूर जा रहे हो ना, तो आपका मास जो है ज्यादा बढ़ रहा है। ये बात किस किस को समझ आई? नो सर, नॉन लीनियर वाला नहीं आया। देखो देखो मान लो, देखो क्या, एक सेकेंड, बिल्कुल कोना अभी करते हैं। मान लो बच्चों अगर एक्स मान लो 0 है, मतलब क्या है, हमने एक ऐसा पार्टिकल लिया जिसकी दूरी ओरिजिन से मान लो 0 है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? L नॉट इंटू एल इंटू 0, तो उसका मास कितना हो गया? 0। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। ठीक है, अगर मान लो x मान लो L है, मतलब हम इस पॉइंट की बात करें, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें इसकी, तो बच्चों म्यू क्या हो जाएगा? L नॉट डिवाइड बाय L इंटू में L। ये वैल्यू कितनी आ गई? L आ गई। समझ रहे हो सब? मेरी बात सबको समझ आ रही है बच्चों? कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये पेन दिख रहा है सबको? अच्छा देखो, ये पेन दिख रहा है, पेन सबको दिख रहा है पेन? ये यस देखो, सर। अब सर अब देखो, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं रखा आपको, इस एरिया में मास कम है इस पेन का, इस वाले एरिया में, यस सर। और इस एरिया में ज्यादा मास है। इसकी कंपेयर में, मैं सिर्फ इसकी कंपेयर की बात करूं, इसके कंपेयर में इसका मास ज्यादा है, तो यस हम सर। बोल सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं इसका जो मास है थोड़ा सा नॉन लीनियर है। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। मान लो अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखो इधर से वैसे ऐसा ही है, लेकिन आपको मैं ऐसे छुपा के दिखा रहा हूँ। बच्चों एक चीज बताओ, ये आपको रोड बिल्कुल नहीं दिख रही, बिल्कुल सिंपल सी रोड है कि हाँ भाई पूरे में मास है ना इक्वल मिलेगा सबको। ये बात किस किस को समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको मास पूरा नहीं मिल रहा, लेकिन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है सब, फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो निकालो। लेकिन हाँ बच्चों, अभी भी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई तो अभी भी नहीं आएगा। क्यों? हमारी जो रोड है बच्चों एक्स के अलोंग है, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास इट विल बी dm डिवाइड बाय dm। तो बच्चों dm की वैल्यू कितनी जाएगी? सो बस इस बार आप dm सीधा सीधा निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा? सो L नॉट डिवाइड बाय L इंटू एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इन्होंने इस बार लीनियर मास डेंसिटी खुद से दे रखी है। बस लिखो डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? L नॉट डिवाइड बाय कैपिटल L एक्स इंटू डी एक्स इंटू में एक्स डिवाइड बाय L नॉट बाय कैपिटल L एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, फ्रॉम 0 टू कैपिटल। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? सर ये ठीक है म्यू वाला का फॉर्मूला है क्या नॉन यूनिफॉर्म का? बच्चे, इन्होंने खुद से दे रखा है ये लीनियर मास डेंसिटी, इन्होंने खुद से दे रखी है इस बार। भाई देखो पिछली बार उन्होंने क्या दे रखा था, पिछली बार उन्होंने मास दे रखा था और कैपिटल L लेंथ दे रखी थी। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? यस सर। थोड़ा जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। ओके चल देखो, अब देखो L बाय L तो आप बाहर ले लो, अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू L, नीचे L बाय नोट ये भी बाहर ले लो, अंदर क्या होगा? x dx फ्रॉम 0 टू L। ये कट हो जाएगा, कट, ये क्या जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू L। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू L। तो बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3 L। अब देखो बच्चों, आपको दिख रहा है ना, इस बार सेंटर में नहीं आया,
इस बार तो सेंटर मास बच्चों सेंटर में नहीं है, देख रहे हो 2/3L पे है। मतलब क्या है, हमारे सेंटर मास कहाँ पे है बच्चों, यहाँ कहीं है, इसके यहाँ कहीं पास में है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। चलो बच्चों, अब देखो अगर हम सिमेट्रिक बॉडी की बात करते हैं बच्चों, सिमेट्रिक बॉडी क्या है, मान लो जैसे रिंग आपको दिख रही रिंग, आप सबको साफ साफ पता है कि भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना ये यहाँ होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो बच्चों जितनी भी सिमेट्रिक बॉडीज होती है ना, मतलब तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, उन सबका सेंटर ऑफ मास और उनका जो जियोमेट्रिक सेंटर बच्चों एक ही जगह पे होते हैं। ये बात किस किस को समझ आई? सर एक बार और बता दो। कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो मान लो जैसे हमारे की नोटबुक है, ये नोटबुक है, ठीक है। अब आपको दिख रही है भाई, चलो ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेकिन आज सबको पता है इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना ये बीच में ही होगा, यहाँ पे होगा इसके बीच में, ये बात सबको पता है। देखो देख रहा सबको, मैंने देखो अपने फिंगर पे बैलेंस कर यस रखा है, क्यों? सर। क्योंकि मुझे पता है ये यूनिफॉर्म है। लेकिन बच्चों अगर गलती से मान लो अगर ये चीज मैं रख दूं, ये चीज मैं रख दूं इसके ऊपर, तो देखो मैं देखो यार थोड़ा पकड़ लिया वरना गिर जाएगा। देखो ये बच्चों झुक गया ना, झुक गया ना, यस सर। क्यों? यस क्योंकि अभी सर। नॉन यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बॉडी है, तो उनका सेंटर ऑफ मास बच्चों उनके जियोमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब बच्चों अगर इनको हम हाफ कर दें, अगर बच्चों इनको हम हाफ कर दें, मान लो कि इसको अगर मैंने हाफ कर दिया, तो अभी रिंग था, इसको मैंने ऐसे कर दिया हाफ, इसको मैंने ऐसे हाफ कर दिया, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको हाफ करोगे तो कोई बात नहीं है, अगर आपने हाफ कर दिया ना, ये फिर से एक रेक्टेंगल बन गया, इसके यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, यस तो सर। बच्चों कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे कि सेमी रिंग, तो बच्चों इसका जो सेंटर मास है वो क्या होता है 2r/π, सेमी रिंग का। सेमी डिस्क का क्या होता है बच्चों 4r/3π। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये होता कहां से बच्चों, इनके सेंटर से, फ्रॉम सेंटर, ठीक है। होलो हेमिस्फेयर, उसका क्या होता है बच्चों, सेंटर मास होता है बच्चों r/2 फ्रॉम सेंटर। होलो कोन, इसका क्या होता है बच्चों h/3, ये बच्चों इसकी टोटल हाइट ये h है, ये h है, ठीक है। तो बच्चों इन सब के सेंटर से इनका जो ना सेंटर मास ऐसे होता है, ठीक है। जो सॉलिड हेमिस्फेयर है इसका इसका सेंटर मास होता है 3r/8, आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे। सॉलिड कोन का h/4, ठीक है। यस सर। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, देखो मान लो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। मान लो कि ना आपको ना ये तो याद है कि जो h/3 होता है और h/4 होता है कोन का, ये आपको याद है। अब आप कैसे पता करोगे कि दोनों में से होलो का कौन सा है और सॉलिड का कौन सा, आप कैसे पता करोगे? आपको इतना याद है कि h/3 होता है और h/4 होता है कौन का, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा होलो का है और कौन सा सॉलिड का है। कैसे पता करोगे बच्चों? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे अगर छोटी सी बात पूछूं, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों, दोनों में से ये सॉलिड कौन की बात चल रही है, सॉलिड कौन, दोनों में से भारी कौन सा है? ये वाला सर भारी है, सॉलिड। ए वाला भारी है पोर्शन या बी वाला पोर्शन भारी है? बी वाला। बी। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये जो सेंटर मास है बी की तरफ ज्यादा होगा? यस सर। यस लेकिन सर। अब बच्चों होलो कौन है, होलो कौन है बच्चों, और ये छोटा सा पोर्शन इधर है, तो आपको नहीं लगता कि h/3 है? देखो आप सबको पता है कि h/3 इज ग्रेटर देन h/4, तो बच्चों ये दूर है, ये इस सेंटर से ये पॉइंट दूर है, लेकिन इस सेंटर से ये पॉइंट पास में है, तो क्या लगता है h/3 किसका होगा? सर होलो वाले का। सर यस, हॉलो क्यों? कौन? क्योंकि बच्चों सॉलिड के, जब आप सॉलिड कौन की बात करोगे तो आपको नहीं लगता ये जो सेंटर मास, अगर यहाँ पे सॉलिड होता, अगर मान लो सॉलिड होता, मान लो आपने सॉलिड कर दिया, तो आपको लगता है ये सेंटर मास इधर शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा सा? यस सर। बोलो यस मैं सर। मैं आपको कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन सेंस हम कैसे यूज कर सकते हैं।
याद है हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज बाहरी होती है सेंटर ऑफ मास उसके थोड़ा नजदीक होता है। ये बात किस किस को समझ आई थी? यस सर। सर बस फिर यही केस है सब में। यहाँ भी देखो ये क्या है, ये देखो क्या है, अगर मान लो आपको याद है कि r/2 होता है और 3r/8 होता है। अब ये याद नहीं आ रहा कि कौन सा कैसे है। आप सोचो ना r/2 बच्चों बड़ा होता है इससे। सिमिलरली 2r/pi is greater than 4r/3 pi। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मतलब बता रहा हूँ जब आपको अगर याद हो और आप भूल जाओ कि भाई कौन सा किसका था। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे चले? यस सर यस सर यस सर। चलो तो आगे चलते हैं। देखो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो जो क्वेश्चन है, अब बच्चों ध्यान से सुनना एक बार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगा बट आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन देखो क्या, लोकेट सेंटर ऑफ मास formed by semi ring of mass capital M and semi disk of mass 2m। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ मास पता है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है इसमें। सर मुझे इतना पता है कि सर मैं सेंटर ऑफ मास तो लिख दूंगा, मतलब एक मैं सर फॉर्मूला लिख सकता हूँ बस। ठीक है, एक काम कर फॉर्मूला लिख। लेकिन सर एक चीज बताओ, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा नहीं होगा? अब कौन बताएगा कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा? मुझे बात कौन बताएगा? सर होगा। यस सर ठीक होगा। है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने प्लेट ऐसे रख दी है, ऐसे प्लेट रख दी है, तो आपको नहीं लगता कि जितना इसका वेट इधर है उतना भी इसका वेट इधर है? यस सर। भाई सोच के देखो ना, हमने ऐसे प्लेट रख दी, हमने ऐसे प्लेट रख दी ऐसे बीच में, बिल्कुल बैलेंस करके। देखो बैलेंस करके रख दी मैंने, तो बच्चों ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, इधर ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा? बैलेंस होगी ना अपनी प्लेट। तो भाई जो सेंटर ऑफ मास है वो इधर इधर शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन इधर कैसे शिफ्ट करेगा? तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल नहीं है दोनों तरफ। यस सर ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? मैं तो आपको समझ वैसे बता रहा हूँ तरीके, मैं आपको ये तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि ना आप ज्यादा उलझो मत, समझ रहे हो? तो मैं बच्चों इसका सेंटर मास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। सर वो तो समझ गया सर, लेकिन समझ तो नहीं आ रहा करना है कैसे है ये कैसे करना सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो कोई बात नहीं, कर देंगे। कैसे करें सर आप बताओ? ये तो सर दोनों कंटिन्यूस है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? मैं रिंग का सेंटर ऑफ मास को पूरा रिंग कंसीडर कर सकता हूँ, और जो सेमी डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास को मैं पूरी सेमी डिस्क कंसीडर कर सकता हूँ क्या? भाई ये जो है ये कितना होता था? 4r/3 पाई। ये कितना है? 2r/पाई। तो बच्चों मैं इस रिंग को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता क्या? क्योंकि इसका मुझे सेंटर मास पता है। बच्चों अगर सेंटर मास नहीं पता ना तो दिक्कत है, लेकिन मुझे इस रिंग का सेंटर मास पता है और मुझे सेमी डिस्क का भी सेंटर मास पता है, तो इन दोनों को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता। जिसका मास कितना है? m, इसका मास कितना है? 2m। तो हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए ना ये। तो बच्चों सेंटर मास कैसे निकालोगे? सो m1, तो मान लो कि ये मैंने मान लिया ये m1 है, ये m1 है, ये m2 है। m1 की वैल्यू कितनी है? 2m। और इसका सेंटर मास कहाँ पे? इसका सेंटर मास है 4r/3 पाई प्लस m2 कितना है? m2 सर m है, और इसका सेंटर मास क्या है? ये है -2r/पाई डिवाइड बाय 2m प्लस m। तो सर इसका सेंटर मास तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे सर? ये तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ना। ये क्या आएगा? m कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा सर 8r/3 माइनस 2r/पाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? सर डिवाइड बाय हो गया 3। ये बात किस किस को समझ आई? सर आपने ये जो -2r लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेंटर से होके रेडियस नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस से, इसलिए लिखा है हाँ जी सर आपने बिल्कुल, -2r लिखा है ना, तो वो इसलिए मतलब लिखा ये बच्चों क्योंकि क्योंकि बच्चों हाँ ये सेंटर से ओरिजिन है। नीचे जा रहा है ना रेडियस। यस सर, नीचे एक्स नहीं सर, लेफ्ट एक्सिस में से जा रहा है। नीचे हाँ जा जी, रहा है।
लेफ्ट बिल्कुल में। बिल्कुल लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों फिर आंसर कैसे आएगा सर? आंसर आ तो गया, वो तो आपने सोल्व कर तो दिया। ये कितना हो गया सर? डिवाइड बाय 9 पाई हो जाएगा। और ये एलसीएम हो गया अपना, कितना हो जाएगा सर? ये सर ये हो जाएगा 3 ऊपर ले लेंगे इसको हम सर, ये 8 माइनस 6 इंटू आर हो जाएगा सर। ये हो जाएगा 2r/9 पाई। ये बात किस किस को समझ आई? सर तो क्योंकि ये डार्क है तो सर इस पे सॉलिड वाला फॉर्मूला लगेगा, और जो लाइट इस पे क्या 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 है, दोबारा बोलो। सर जो पीछे आपने वो लिखवाए थे सर, सेंटर ऑफ मास, हाँ हाँ, तो सर क्योंकि वो सॉलिड है तो सर इसलिए हमने वो लगाया है। क्या लगाया हमने बेटा? सर क्योंकि ये वाला सॉलिड है तो इसलिए सर 4r/3 पाई लगाया है। नहीं बेटा, हमने क्या किया ना, देखो हमने क्या किया बच्चों, जो सेमी रिंग है ना और जो सेमी डिस्क है, इसको इन दोनों के हमें सेंटर मास पता है, तो इनको हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बात किस किस को समझ आई? सर जैसे आपने पीछे लिखा है कि 2r/पाई पाई, जो है वो हाँ जी बड़ा हाँ जी, है 4r/3 पाई से। हाँ हाँ। तो तो सर ये हमेशा बड़ा रहेगा ना 2r/पाई, अरे बेटा वो जैसे बड़ा रहेगा, वो मैंने क्वेश्चन आपको आए बस तो ये जैसे। चीज, बच्चों ये चीज आपको मैंने इसलिए बताई थी, अगर आपको फॉर्मूले याद हो, बड़ा भूल जाओ कि कौन सा फॉर्मूला किसका था, वो मैंने आपको इस चीज के लिए बताया था आपको मैंने। ओके सर। आपको एक क्वेश्चन और करा था। देखो मान लो, देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है भाई, हमें दो रोड दे रखी है, एक का मास 2m है और l है, एक का मास m और l है, ठीक है। अब हमें निकालना बच्चों इनका सेंटर मास, ठीक है। अब बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम देगा। अब बच्चों ये तो किसी को डाउट नहीं है ना, हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, अब ये तो क्लियर है ना सबको। नो सर, यस अब सर। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये जो रोड है इसका मास 2m है और इसकी लेंथ l है, तो आपको नहीं लगता इसका जो सेंटर मास है, इस रोड का जो सेंटर मास है बच्चों, आपको नहीं लगता वो इस पॉइंट पे है, और इसका सेंटर मास बच्चों इस पॉइंट पे है? आपको नहीं लगता ये बात? यस सर। तो बच्चों अगर ये हाफ है तो ये लेंथ कितनी होगी? l/2। और ये लेंथ कितनी होगी? l/2। ये लेंथ कितनी होगी? एक मिनट मैं काम करता हूँ, रुको रुको। बच्चों ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका जो सेंटर मास है इसका पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 l/2 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? l/2, 0। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई। बस अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमें रोड से मतलब नहीं है, हमें सेंटर मास सिस्टम का निकालना है। तो बच्चों लिखो यहाँ पे एक्स सी एम, मान लो कि ये m1 है और ये m2 है, सो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चा m1 कितना है? m x1 यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? l/2 पे, प्लस में m2 कितना है? ट्वाइस ऑफ m, लेकिन इसका x तो कुछ है नहीं, वो तो 0 है, 0 लिख दो यहाँ पे, डिवाइड बाय कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ m प्लस m, कितना हो गया? ये हो जाएगा अपना l/6, ठीक है। सिमिलरली निकालो y, सेम वो क्या हो जाएगा? m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है बच्चों? m है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस में ट्वाइस ऑफ m, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? l/2 डिवाइड बाय कितना? 3m। आंसर कितना आ गया? ये आ गया l/3, l/3। वेट लेट मी राइट फेयरली, l/3। तो बच्चों अपना जो सेंटर मास क्या आ गया? तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या आ गए? ये आ गए l/6 एंड l/3। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों आप ना कंटिन्यूस मास सिस्टम का आप ऐसे ही करोगे आप सॉल्यूशन, अगर आपको इनकी चीजें पता है तो।
यहाँ तक बच्चों किस किस को क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन सर ये जो सेकंड पोजीशन पे आपने x को L/2 क्यों माना है सर? नहीं नहीं नहीं, एक्स नहीं बेटा, अरे सुनो सुनो सुनो, देखो हमने क्या किया, हमें दो रोड दे रखी है और क्या बोल रखा है, इनका सेंटर मास निकालो। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर रोड यूनिफॉर्म है तो हमने क्या किया, हमें सेंटर मास पता है उसका। बच्चों हमें सेंटर मास से मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो ऐसे मान लो कि एक रोड है, एक रोड ऐसे है और एक रोड ऐसे है। अब आपको उनका सेंटर मास निकालना है, ठीक है। अब एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। आप मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया ऐसे, ये अपनी एक्स एक्सिस है और अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इन रोड को फिर से बना दिया, लेकिन इनके सेंटर मास के साथ बना दिया मैंने, ठीक है। तो बच्चों देखो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ, मान लो इसका मास क्या है, m था और इसका ये l था, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या लिखूंगा मैं, m, ठीक है। लेकिन बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अब इसका जो सेंटर मास है वो तो सेंटर पे है ना, और ये क्या है m, और इसकी दूरी कितनी यहाँ से, L/2। ये बात किस किस को समझ आएगी बच्चों? अब देखो मुझे क्या है, मुझे इनके सेंटर मास निकालने से मतलब है, वो क्या है, वो कहीं बीच में आएगा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? क्लियर हुआ क्या बच्चों? जब भी ऐसे कंटिन्यूस अगर आप मास आपको देते हैं ना, कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, आप उनका खुद का सेंटर मास ले लो और बस उनको फिर एज ए पॉइंट मास ट्रीट करो, आप उनको एज ए डिस्क्रीट मास ट्रीट करो। ये बात किस किस को समझ आई? यस कोई कंफ्यूजन? सर जैसे मतलब आपने जैसे ये 2ml की जगह आपने x 0 माना है, y L/2 माना है, और नीचे आपने मैंने x माना को नहीं है L/2। मेरे बच्चे मैंने माना नहीं है, मैंने उसका सेंटर मास निकाल लिया और उस सेंटर मास के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, मैंने एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। भाई देखो इस रॉड का जो सेंटर मास है वो तो इसी वाई एक्सिस पे आएगा ना, इस रॉड का सेंटर मास। मेरी बात सबको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई इस रॉड का जो सेंटर मास है इसी लाइन पे आएगा, एक्स वाई एक्सिस पे आएगा, और इस रॉड का जो सेंटर मास है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। अब मुझे साफ साफ पता है कि इसका सेंटर मास इसके बीच में होता है, ठीक है, इसके बीच मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ से कितना दूर है वो, L/2। सिमिलरली इसका सेंटर मास यहाँ से कितना दूर है बच्चों, L/2। ये बात किस किस को समझ आई? अब मैंने क्या किया, मेरे सिंपल होगा ना, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को एज ए पॉइंट मास ट्रीट करूंगा मैं, तो वो ज्यादा सिंपल होता है सोल्व करना। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर बस ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो नाउ लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर